Welcome everyone. Welcome to another session of Physics Unveiled. And in this particular session, we are going to touch a very important topic of class 11 physics, that is work, energy and power. So the basic questions जो हमारे दिमाग में आता है कि वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ने की जरूरत क्या है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़ा है, जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने डिफरेंट तरह के न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस को और उनके इक्वेशंस को डील किया है और उनके बेसिस पे हमने बहुत तरह के डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं। जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दे कैन गो एंड रेफर दोस ओल्ड वीडियोस एंड दैट विल बी ऑफ हाई हेल्प टू यू इन ऑर्डर टू एनरिच योर कॉन्सेप्ट ऑन दिस टॉपिक्स। बट आज हमारा मोस्टली फोकस रहेगा वर्क एंड एनर्जी पे एंड इसके रिक्वायरमेंट पे। चलिए क्यों ना पहले एक प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि एक आर्चर है और वो एक एरो शॉट करता है। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आफ्टर द आर्चर रिलीजेस द एरो, ओके, what will be the velocity of this arrow, okay, after it releases the bow. okay, for example कि आपने पीछे खींचा और छोड़ दिया, तो इस पॉइंट में क्या वेलोसिटी होगा, या आफ्टर सर्टेन टाइम इस पॉइंट में, इस डिस्टेंस में क्या वेलोसिटी होगा। इस तरह की बातें अगर हमसे पूछी जाती है तो हम कैसे करेंगे। जैसे ही इसको छोड़ा तो आप देखिए कि जब इसको छोड़ेगा, फॉर एग्जांपल हम जस्ट ये वाला जो इंस्टेंट है, मान लीजिए ये स्नैपशॉट हमने t इक्वल टू 0 पे लिया है। दिस इज द मोमेंट व्हेन एरो हैज जस्ट लेफ्ट द बो। ओके, मान लीजिए हमको सिर्फ इतना ही पूछा गया कि इस टाइम में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिस टाइम वो छोड़ रहा था क्या है, मान लीजिए ये वाला पूछा गया। अब देखिए आप यहाँ क्लियर केस है कि ये जो एरो है, ये जो एरो है, इस पे जो स्ट्रिंग, बो की स्ट्रिंग एक फोर्स लगा रही होगी। ओके, तो मान लीजिए हम इसको इधर खींचते हैं तो इसका मतलब इसको इधर एक फोर्स लग रहा होगा। सोचिए ये फोर्स है, दिस फोर्स ऑन एरो बाय द स्ट्रिंग ऑफ बो। और आपको क्लियर पता है कि जितना आप कम खींचते हैं वो एरो की डिस्टेंस उतनी कम होती है। अगर ज्यादा खींच के अगर आप हिट करते हैं तो एरो ज्यादा दूर तक जाता है। इसका मतलब ये जो फोर्स है, ये फोर्स वेरिएबल इन नेचर है। फोर्स इज वेरिएबल इन नेचर, वेरिएबल इन नेचर। तो जब तक इसका कुछ आपको पता नहीं है कि जो फोर्स का जो वैल्यू है वो पोजीशन ऑफ एरो पे कितना डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल आपने इतना खींचा, मान लीजिए इतना, इसको आप एक्स ले लीजिए, आपने एक्स इसको पीछे खींचा है, तो एक्स पे इसका मतलब कितना डिपेंडेंट है ना। ये जो कांस्टेंट फैक्टर होगा एफ इक्वल टू के एक्स मान लीजिए लिखते हो, यहाँ के एक मान लीजिए कांस्टेंट है, तो ये के का वैल्यू क्या होगा, कैसे वेरी करेगा। तो इस तरह के बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में, जिसको सॉल्व करने के लिए ओनली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर आप सॉल्व करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, यू कैन यूज द concept of calculus and in order to solve, but for everything you need to have some kind of relationship. okay, but क्या इससे बेटर, इससे कोई इजी मेथड भी हो सकता है? तो yes, there is a method. We can use the concept of work and energy. हमने अपना जिस क्लास 11 एंड सॉरी 9 एंड 10 में पढ़ा है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ये जस्ट सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, which क्या कहता था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता था कि एनर्जी कैन is a quantity that can be converted from one form to another form but cannot be destroyed, right. So again I'm just writing, energy is a quantity which can be converted into one form to another form
but cannot be, can't be created or destroyed। आप हमेशा एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, ना कि उसको बनाते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो आज जो है, आज हम बेसिकली इसी एनर्जी के कॉन्सेप्ट को एक नए फिजिक्स के टॉपिक में, क्लास 11 फिजिक्स के टॉपिक में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसको कहते हैं वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम वर्क एंड एनर्जी से चालू करते हैं। आज हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डील नहीं करेंगे, सिर्फ वर्क वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा डील करेंगे, फिर हम एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कैसे इस्तेमाल करेंगे वो सब हम डील करेंगे। ओके, तो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी बिट लॉन्ग, सो बियर विथ मी। ओके, नाउ कम टू वर्क। आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज वर्क, तो बोलता है कि मैं एक सोफे को, फॉर एग्जाम्पल एक सोफा है, या आपके सर पे एक किताब है, एक हैवी बॉक्स है मान लीजिए। अब इस बॉक्स को लेके मैं आपको बोलता हूँ खड़े रहो, तो आप कुछ ही देर में इस बॉक्स को उठाए उठाए थक जाओगे। तो आप तो ये कहोगे कि मैंने कुछ काम किया है, और आपने मान लीजिए कि सामने वाले से बोला था कि मैं बॉक्स को और 1 घंटे उठा के रखूंगा, तो आप मेरे को इतना वेजेस देना। लेकिन वो बोलता है आपने तो कुछ काम ही नहीं किया है, तो आपको हम पैसे नहीं देंगे। लेकिन यहाँ भी किसी तरह का आप देखो कि ऑब्वियसली आपका जो बॉडी का स्टोर्ड एनर्जी है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है मस्कुलर एनर्जी में, तो उतना हम माइक्रो लेवल पे फिलहाल अभी नहीं जाएंगे। फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन किया हुआ है कि वर्क का जब भी हम डेफिनेशन डिफाइन करेंगे तो वर्क का क्या मतलब होता है। तो वर्क को फिजिक्स के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, वर्क इज a scalar product of force and displacement of point of application of force। क्या कह रहा है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ए स्केलर प्रोडक्ट में होता है ए डॉट बी, और इससे जो निकलता है, मान लीजिए क्वांटिटी डी निकली, तो डी जो है, डी क्या होता है? डी एक स्केलर होता है। ये हमने पढ़ा था वेक्टर्स वाले इसमें। अगर आपने कि हमारा वेक्टर वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आप काइंडली इसको रेफर करें। तो ए डॉट बी का क्या वैल्यू होता था? ए डॉट बी का वैल्यू होता था मॉड ए मॉड बी cos theta, and what was the theta? Theta was the angle between vector A and vector P। इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए वर्क इज एन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसको हम फर्दर अगर ही करते हैं तो इसको लिख सकते हैं एफ, एस का मैग्नीट्यूड, एंड cos थीटा, वेयर थीटा इज नथिंग बट द, सपोज इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो, अब ये पॉइंट जो है आपका कवर करते करते ये वाला ब्लॉक जो है यहाँ आ गया, यहाँ पे, और ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट एस है और ये दोनों बीच में थीटा है, तो ये जो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। तो आप देखिए अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन पे है, पैरेलल है, तो थीटा 0 डिग्री होगी, तो वर्क क्या है? पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मान लीजिए ये बॉडी इधर जा रहा है और आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेंगे अदर सेंस, तो इसमें हम कहेंगे थीटा पाई हो गया, तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोर्स पे परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, मान लीजिए कि ये ग्रेविटी जो फोर्स है ये इधर काम कर रही है और बॉडी मेरी इधर जा रही है, इन दोनों के जो डिस्प्लेसमेंट π/2 हो जाएगा। इन दैट केस अगर फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो उस फोर्स के चक्कर में कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो वर्क 0। ओके, तो वर्क 0, वर्क नॉट इक्वल टू 0, वर्क ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जब इस तमाम चीजों में आपको क्या चीज दिख रही है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो वर्क का डेफिनेशन कहीं ना कहीं मोशंस के साथ इन्वॉल्व है कि वर्क जो है इज देयर व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are
involved in either parallel, या तो पैरेलल है मतलब 0 डिग्री है, और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्म में कह सकते हैं कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू आर गिविंग टू ए बॉडी इन ऑर्डर टू स्टार्ट इट्स मोशन और इन ऑर्डर टू स्टॉप इट्स मोशन। ओके, क्लियर। तो वर्क का जो डेफिनेशन है, वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। एसआई यूनिट जो होगा इसका जूल होगा। ओके, या तो आप इसको 1 जूल इक्वल टू लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ओके, क्लियर। अब मान लीजिए हम देखते हैं हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिस एग्जांपल में हम देखते हैं कि एक बॉडी पे मल्टीपल डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो उस केस में हम वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सपोज देयर इज अ बॉडी and it is being exerted by different kind of force. For example, this is a force that you are applying in theta direction. There is an mg is there, there is normal is there. So when you are asked to find out the work done, total work done on the body by all the forces, then what you have to do? Total work done of the on the body by all the forces will be sum of work done by gravity, work done by normal, and work done by applied force. So suppose the body is traveling in this direction, then in this case we can write this will be mg into x into cos 90. In case of normal also, this is normal into x into cos 90. And in this case we can write f into x into cos theta. So either you can solve this way or you can solve another way. Like here you will find the net work done on the body is the fx cos theta. But whenever you are asked to find out a work, then you have to consider only the force in consideration and displacement by the force in consideration. For example, अगर मैं ये पूछता हूँ कि इस बॉडी पे F के चलते कितना वर्क हो रहा है, तो आपको सिर्फ इतना मेंशन करना है, ये वाला पोर्शन मेंशन करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल ये हो रहा है, ना कि आप ये बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये है। तो आप जिसके लिए बोला जा रहा है उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका एंगल देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर। इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए 3 फोर्सेस हैं, तो आपने नेट फोर्सेस निकाल ली। नेट फोर्सेस क्या होगा? सम ऑफ एफ, मान लीजिए नेट फोर्स है तो एफ प्लस mg प्लस n, और mg और n जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 0। तो आपका नेट फोर्स जो है इस बॉडी में यही बचता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स जो हमने पढ़ाया था वेक्टर में, उसके थ्रू से भी आप टोटल नेट वर्क डन ऑन द बॉडी निकाल सकते हैं बाय ऑल द फोर्सेस। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और एट द सेम टाइम जैसे आपने न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सिमिलरली यहाँ भी डील करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि फॉर एग्जांपल इसको ऐसे देखिए, आप इस बॉडी को पुल कर रहे हैं, तो इस बॉडी पे मान लीजिए कुछ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। अब ये फ्रिक्शन जो है किस पे लग रहा है? ऑन बॉडी बाय ग्राउंड। ग्राउंड इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी बॉडी जो है ग्राउंड पे फोर्स लगाएगी, तो फ्रिक्शन इधर लगा इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, तो फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड बाय बॉडी है ये। ओके, तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ओके ऑन दिस ब्लॉक, सो वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन ऑन ब्लॉक by ground force is nothing but friction force on body by ground force into displacement into the angle. The angle is cos phi. But what will be the work done on ground by body? In this case, we have to calculate friction on ground by body. But since this point of application is not moving anywhere, okay, it is relatively moving, but it is not moving with the it is not having any actual movement, so there will be no displacement. Okay, so you have to consider this thing. Don't get just कि suppose that ये body इधर आगे जा रहा है तो इसके रेफरेंस से पीछे जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या कह रहा हूँ, जब उस बॉडी पे आप फोर्स लगाए
और उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर मूव करता है उस फोर्स की वजह से तो ही वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। तो आई होप वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। ओके, now I'll be posting you some problems and then we'll jump into the concept of this what exactly where kinetic energy and other cases. Now suppose I'm just explaining one little thing. Suppose a man on his hand having a block, okay, and this man is running with a constant velocity. What I asked, a man is running with constant velocity. Find the work done by hand on block. Okay, so since the man we have been asked to find out work done by hand on block, तो हम लोग को पहले फोर्सेस निकालना पड़ेगा कि कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो ये m है तो ऑब्वियसली ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा होगा, हैंड की वजह से कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा ऊपर। अब ये जो ब्लॉक है बेसिकली ये भाग रहा था आगे, तो इसका एक टेंडेंसी होगा कि ये शायद पीछे स्लाइड करे। ओके, तो मैं लेके चलता हूँ कि इसको ऑब्वियसली रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। लेकिन आप देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स अभी किस नेचर का होगा, स्टैटिक, बिकॉज ये जो ब्लॉक है वो क्या है, ब्लॉक क्या है, एट रेस्ट है, बिकॉज आदमी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो इसका मतलब इस पर कोई भी पीछे का फोर्सेस फिलहाल नहीं काम कर रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा होगा। तो फिलहाल हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू फ्रिक्शन स्टैटिक इंटू एक्स इंटू cos what, it is going in the forward direction only, so cos 0 degree. But since there is no displacement of the point of application, so it will be 0. But if I have been asked that man is running with an acceleration a, suppose acceleration of man is a, in that case what will happen? If the acceleration of man is a, then with respect to ground, this particular block is also moving in this direction with respect to ground. Then this friction force is nothing but it is caused by the pseudo force of the, if you want to solve by the non-inertial frame, you can say a pseudo force. If you want to solve it for the ground, you can say the force that is causing this blocks to move forward with the acceleration a is the friction. So friction, static friction force will be ma. Now ma into, suppose that some displacement is there, and cos 0 degree. Okay, so there will be some displacement, there will be some work. Okay, so this will be the work done by friction. In this case, because in the first case when the velocity was constant, then the friction force was 0. Sorry, friction force was 0 when velocity was constant. Because when velocity was constant, acceleration was 0. When acceleration was 0, there was no force on block. There was no force in block. There will be no static frictions in action. Clear? So this is the case. I hope I'm clear completely over here. So with this, we are just giving a pause over here, and we'll come up with a new topic of kinetic energy in our next session. And in the meantime, I would like to request you, if you have not subscribed our channel, please do subscribe it, because we are trying our level best to provide you the quality education for class 11 physics. And so please, if you find that this channel is being helpful to you, then do share your comments as well, so that you can improvise and you can include the topic or the problem statements that you are facing with this subject. Thank you and have a great time.